ये आदमी जहां भी जाता है वहां के लोगों में दहशत फैल जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका विशालकाय शरीर था, क्योंकि वो बर्बेरियन जाति का सदस्य था। स्वयं सम्राट ने जमे हुए उत्तरी प्रदेशों से लौटने के बाद बताया था कि वहां ऐसे भयावह राक्षस रहते हैं जो धरती को हिला देने वाले भूकंप पैदा कर सकते हैं और पूरे के पूरे नदी के पानी को जहरीला बना सकते हैं। लेकिन उन सबसे भी खतरनाक वहां रहने वाली वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जाति थी, बर्बेरियन। उनके पास ऐसी निरपेक्ष शारीरिक शक्ति थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार नायक को साधारण इंसानों की टोली के साथ एक डंजन साफ करने भेजा गया। वे लोग मजबूत तो थे, लेकिन आखिर इंसान ही थे। उनके अनुसार कंकालों को मारने के लिए गर्दन के पीछे कई बार करने पड़ते थे, जबकि ये आदमी उन्हें सिर्फ अपनी एक उंगली के हल्के से स्पर्श से चूर चूर कर देता था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उस डंजन का बॉस तो वहां होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था कि उससे लड़ने की हिम्मत केवल अत्यंत उच्च स्तर के मास्टर ही कर सकते थे। लेकिन उस बर्बेरियन ने उसे भी एक ही मुक्के में धूल चटा दी। यही उसकी असली ताकत थी। उसके सामने सिर्फ इंसानी स्त्रियां ही नहीं, बल्कि एल्फ महिलाएं भी अपना दिल संभाल नहीं पाती थीं। आखिर ताकत हमेशा आकर्षण का केंद्र होती है, और वे अपने लिए बलवान साथी तथा शक्तिशाली संतान चाहती थीं। पूरे राज्य में महान नायक के रूप में प्रसिद्ध एक मास्टर तलवारबाज भी उसके सामने किसी मामूली डाकू की तरह पिटकर अपमानित हो गया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये आदमी इतना शक्तिशाली कैसे बना, और साथ ही इस दुनिया के बारे में भी थोड़ा और जानोगे। हर रात वो अपनी नीरस जिंदगी से निकलकर किसी काल्पनिक फैंटेसी दुनिया में पहुंचने का सपना देखता था। यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। उसी जुनून में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और ऐसी दुनिया में जाने का रास्ता खोजने के लिए हर जगह भटकता रहा। फिर एक दिन उसकी इच्छा सच भी हो गई, लेकिन वैसी नहीं जैसी उसने सोची थी। उसका सपना एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया। उसका पुनर्जन्म एक बर्बेरियन के रूप में हुआ, जिसका नाम था कैटल, और उसे सीधे बर्फ से ढके नरक व्हाइट वेस्टलैंड में फेंक दिया गया, जहां हर तरफ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली राक्षस भरे पड़े थे। कई वर्षों से वो वहीं फंसा हुआ था, जबकि एक रहस्यमयी सिस्टम बार बार वही संदेश दोहराता रहता था: क्वेस्ट अधूरी है। आज का दिन भी व्हाइट वेस्टलैंड में हमेशा की तरह शुरू हुआ। दो बर्बेरियन मिलकर एक विशाल बिच्छू का शिकार करते हैं और उसके शरीर को टुकड़ों में बांट देते हैं। तभी कैटल आगे बढ़ता है। उसकी तलवार से बैंगनी रोशनी चमकती है और वो बाकी बचे राक्षसों को पल भर में काटकर बिखेर देता है। गहरी सांस छोड़ते हुए वो बड़बड़ाया, सिर्फ बर्बेरियन ही अपनी बेवकूफ़ी पर गर्व कर सकते हैं। लड़की ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और पूछा, बेवकूफ़ी क्या होती है? क्या उसे खाया जा सकता है? कैटल जवाब देता उससे पहले ही दोनों उस बदबूदार और रेशेदार राक्षसी मांस को ऐसे खाने लगे जैसे कोई लजीज दावत हो। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था और वे फिर वही हरकत दोहरा रहे थे। लड़की और गंजा बर्बेरियन गर्व से अंगूठा दिखाकर उसे बताते हैं कि ये एक महान चुनौती है। तभी अचानक गंजा आदमी ठिठक जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं और अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर हरी पित्त की उल्टियां करने लगता है। लड़की घबराकर उसे बार बार थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन कैटल का धैर्य जवाब दे चुका था। वो मुड़ते हुए बस इतना कहता है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूं। दूसरी ओर उसी बर्फीले वीराने में भाड़े के सैनिकों का एक दल आगे बढ़ रहा था। कोई कड़ाके की ठंड की शिकायत कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि चाहे कितने भी पैसे मिले, इस जगह को पार करना आत्महत्या है। उनका कप्तान सबको डांट कर चुप करा देता है। वे सब जानते थे कि किस काम के लिए आए हैं, हालांकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालात इतने भयावह होंगे। गर्म गाड़ी के भीतर बैठा एक बुजुर्ग बटलर बाहर का झगड़ा सुन रहा था। गला साफ करके उसने अपनी मालकिन से पूछा, क्या आप ठीक हैं मेरी लेडी? युवा महिला मुलीना आकाशा मुस्कुराई और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बटलर भारे के सैनिकों के अभद्र व्यवहार पर बड़बड़ाने लगा, लेकिन मुलीना ने उसे शांत करते हुए कहा कि उन पर ज्यादा कठोर मत बनिए, आखिर यही लोग इस काम के लिए तैयार हुए थे। उसने चिंता जताई कि वो आधे जमे हुए लग रहे हैं, क्या उन्हें गाड़ी के अंदर आने देना चाहिए? लेकिन बटलर ने दृढ़ता से मना कर दिया और उसे स्थान से जुड़ी पुरानी किंवदंतियां याद दिलाईं। मुलीना चुप हो गई। जब उसने यहाँ के राक्षसों का जिक्र किया तो बटलर बोला, असल खतरा शायद वे भी नहीं है। उसने सम्राट का उदाहरण दिया, वही एकमात्र व्यक्ति जो इस जमे हुए नरक से जीवित लौटा था। लौटने के बाद वो विशाल सर्पों और ऐसे भालुओं की बातें करता रहा, लेकिन उसकी आखिरी चेतावनी सबसे डरावनी थी। यहाँ के राक्षस सबसे बड़े खतरे नहीं है, बर्बेरियन है। बटलर ने हंसते हुए कहा, शायद वो सिर्फ एक कहानी थी। लेकिन मुलीना पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई, क्योंकि उन कथाओं में बताए गए कई राक्षस सच निकले थे। फिर भी बटलर मुस्कुराया और बोला, अब तक किसी ने अपनी आंखों से एक भी बर्बेरियन नहीं देखा। इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक भाड़े के सैनिकों का कप्तान जोर से चिल्लाया, सब रुक जाओ। उसने बर्फीली तूफान की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरे सैनिक ने पूछा, क्या है? सभी ने आंखें गड़ा कर देखा। धुंधली बर्फ के बीच एक अकेली आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन अभी पहचानना मुश्किल था।
कप्तान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, एक अच्छी और एक बुरी खबर है। सबने अधीरता से पूछा, जल्दी बताओ। उसने कहा, अच्छी खबर यह है कि वो बहुत बड़ा नहीं है, बुरी खबर यह है कि वो सीधे हमारी तरफ आ रहा है। एक पल में पूरे दल की सांसें थम गई। कप्तान ने तलवार खींच ली। जैसे जैसे वो आकृति करीब आई, आखिरकार सब साफ दिखाई देने लगा। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान था। वो लगातार उनकी ओर बढ़ता रहा और तब सबने पहचान लिया, वो कैटल था। वो उनके सामने रुका और उसकी चमकती बैंगनी आंखें सब पर टिक गईं। भाड़े के सैनिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। किंवदंतियों वाला बर्बेरियन सचमुच उनके सामने खड़ा था। कैटल हल्के से मुस्कुराया। वो तो बस अपने कबीले से ऊबकर टहलने निकला था। उसने शांत स्वर में अपना परिचय दिया, मैं ऐश कबीले का बर्बेरियन कैटल हूं। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। सबका निरीक्षण करने के बाद उसने अंदाजा लगाया कि वे व्यापारी हैं और साथ में किराए के रक्षक लाए हैं। उसने उन्हें सलाह दी कि यहीं से लौट जाएं, हालांकि उसे पहले से पता था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। फिर उसकी नज़र गाड़ी पर टिकी। कप्तान घबराने लगा, लेकिन कैटल मुस्कुराकर बोला, मुझे काम पर रख लो। उसने बताया कि वो उन्हें पूरे व्हाइट वेस्टलैंड से सुरक्षित पार कराना चाहता है। कप्तान ने सावधानी से पूछा, क्या तुम हमारे दुश्मन हो? कैटल मुस्कुराया, अगर मैं दुश्मन होता तो तुम सब अब तक मर चुके होते। ये सुनकर सभी पहरेदारों के चेहरे सफ़ेद हो गए और किसी की जुबान तक नहीं खुली। कप्तान गाड़ी के पास गया और अपनी मालकिन से पूछा, क्या आपने सब सुन लिया? लीना ने शांत स्वर में कहा, हाँ। उसने अंतिम निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया। लीना ने केवल एक सवाल पूछा, अगर हम उससे लड़ें तो क्या होगा? कप्तान ने कैटल को ध्यान से देखा और पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, मैं इसकी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। कुछ पल सोचने के बाद मलीना ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कप्तान वापस कैटल के पास पहुंचा और बोला, मेरी मालकिन मान गई हैं। ये सुनते ही कैटल की बैंगनी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसके लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। वो एक कदम आगे बढ़ा, जिससे सारे भाड़े के सैनिक अनायास ही पीछे हट गए। फिर उसने कहा, अब मैं उस असली व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जो यहां निर्णय लेता है। कप्तान ने चेतावनी दी कि कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, लेकिन कैटल ने हमेशा की तरह शांत मुस्कान से उसकी बात टाल दी। कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण कप्तान उसे गाड़ी तक ले गया। उसने बाकी लोगों के विरोध को अनदेखा किया, क्योंकि उसकी मालकिन पहले ही अनुमति दे चुकी थी और कैटल से लड़ना सीधी मौत को बुलावा देना था। गाड़ी के अंदर बैठा बूढ़ा बटलर अब भी बूढ़े बटलर की तो जैसे जान ही निकल गई थी, लेकिन मलिना ने उसे शांत रहने का इशारा किया। तभी केटल ने गाड़ी के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और बेहद विनम्र स्वर में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसकी आवाज़ सुनते ही बटलर के मुंह से एक तेज चीख निकल गई, जबकि मलिना ने पूरी शांति से उत्तर दिया, हाँ आइए। बाहर खड़ा केटल हल्का सा मुस्कुराया। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। गाड़ी के भीतर बूढ़ा बटलर पसीने से तरबतर बैठा था और डर के मारे कांप रहा था, जबकि उसके ठीक सामने केटल पूरी शांति से बाहें बांधे बैठा था। उसकी आवाज़ उम्मीद से कहीं अधिक नर्म थी। उसने बूढ़े से कहा, आराम से बैठिए, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन बटलर के चेहरे से साफ था कि वह उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। दूसरी ओर मलिना बस उसे टकटकी लगाकर देखे जा रही थी। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि किंवदंतियों में वर्णित बर्बेरिन उसके ठीक सामने बैठा है। उसने झिझकते हुए उसका अभिवादन किया और केटल ने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया, खुशी तो मुझे हुई है। चारों ओर नज़र घुमाते हुए उसने कहा, बाहर इतनी भयंकर बर्फीली आंधी चल रही है, फिर भी इस गाड़ी के अंदर इतनी गर्मी कैसे है? नीले बालों वाली मलिना ने मुस्कुराकर कहा, यह जादू की वजह से है। जादू शब्द सुनते ही कीटल की आंखें चमक उठी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी असली जादू नहीं देखा था। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, इस बर्फीले मैदान को पार करने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मैं तुम सबकी जान की रक्षा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मलिना थोड़ी घबरा गई। उसने सावधानी से पूछा, क्या आप चाहते हैं? केटल मुस्कुराया और बोला, मुझे न धन चाहिए, न पद, न शक्ति। मुझे सिर्फ इस बर्फीले मैदान के बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए। उसका जवाब सुनकर मलिना पूरी तरह चौंक गई। बस इतनी सी बात? केटल ये सिर हिलाया। वो जानता था कि उसके लिए यह सौदा किसी वरदान से कम नहीं था। वैसे भी मलिना के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। संतुष्ट होकर केटल ये उसका नाम पूछा। उसने औपचारिक ढंग से अपना परिचय दिया, मैं आकाशा परिवार की मलिना हूँ। केटल ने भी मुस्कुराकर अपना नाम बताया, मैं केटल हूँ। इसी के साथ दोनों के बीच समझौता तय हो गया। केटल के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो उठीं। अपनी पिछली जिंदगी में वो बस फैंटेसी कहानियों, किताबों और खेलों का दीवाना एक साधारण इंसान था। फिर एक दिन वो अचानक इस जमे हुए वीराने में एक बर्बेरियन के रूप में जागा। घबराने का समय ही नहीं था। कड़ाके की ठंड किसी भी पल उसकी जान ले सकती थी और चारों ओर घात लगाए राक्षस घूम रहे थे। इसलिए उसने लड़ना सीखा, हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष किया और धीरे धीरे अपने कबीले का मुखिया बन गया। लेकिन उसका असली लक्ष्य हमेशा इस बर्फीले कारागार से बाहर निकलना था। हर बार जब वो बाहर जाने की कोशिश करता, उसके सामने सिस्टम की वही खिड़की प्रकट हो जाती।
क्वेस्ट अभी अधूरी है। जब वो लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, तभी पहली बार बाहरी दुनिया के लोग इस जगह पर आए। उसी पल उसे एहसास हुआ कि इस बर्फीले कारागार के बाहर वही फैंटेसी दुनिया मौजूद है जिसका उसने जीवन भर सपना देखा था। उस दिन के बाद उसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ना छोड़ दिया और अपने लक्ष्य के लिए लगातार क्वेस्ट पूरी करने लगा। उसका एक ही उद्देश्य था, किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना। यही वजह थी कि मलेना जैसे बाहरी लोगों की जानकारी उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। समस्या बस ये थी कि अब तक जितने भी इंसान उसे मिले थे, या तो उसे देखते ही हमला कर देते थे, या फिर इस भीषण ठंड में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। इसलिए इतने लंबे समय बाद किसी के साथ सामान्य बातचीत कर पाना उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद उसने विषय बदलते हुए कहा, तुम लोग बहुत सारे हथियार लेकर चल रहे हो। गाड़ियों के भीतर इस बात की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। क्या बाहर कोई युद्ध चल रहा है? मलिला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, साम्राज्य और राज्य के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। बर्फ के बाहर की दुनिया भी उतनी शांत नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। उसने आगे बताया कि साम्राज्य के पास सैनिकों की संख्या कहीं अधिक है, लेकिन राज्य अभी भी इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसके पास महान तलवारबाज और एक नायक मौजूद हैं। नायक और तलवार मास्टर। ये सुनते ही किटल की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, वे कितने शक्तिशाली हैं? मलिना समझ गई कि वो उनकी शक्ति व्यवस्था से अनजान है। उसने पूछा, क्या तुमने कभी मिस्ट्री के बारे में सुना है? किटल ने सिर हिला दिया। तब उसने समझाना शुरू किया, इस दुनिया की पूरी शक्ति मिस्ट्री नामक शक्ति पर आधारित है। बहुत कम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और उन्हें 5 स्तरों में बांटा गया है। सबसे नीचे थर्ड रेट होते हैं जो केवल इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं लेकिन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके ऊपर सेकंड रेट आते हैं जहां वे वास्तव में इसका उपयोग करना सीखते हैं। फिर फर्स्ट रेट होते हैं जिनमें सामान्य शूरवीर और जादूगर शामिल हैं जो इस शक्ति को मना या ऑरा में बदल सकते हैं। उनसे ऊपर ट्रांसेंडेंट होते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इंसानी सीमाओं को पार कर लिया है। उनकी शक्ति इतनी भयानक होती है कि वे आकाश तक को चीर सकते हैं। तलवार मास्टर उन्हीं में से एक है। और सबसे ऊपर है नायक, एक ऐसा महान अस्तित्व जिसकी शक्ति पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। उसने ये भी बताया कि किसी छोटे से कस्बे में यदि कोई सामान्य थर्ड रेट व्यक्ति भी हो तो उसे असाधारण माना जाता है। सारी बातें सुनने के बाद किटल ने बस एक ही जवाब दिया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मलिना स्तब्ध रह गई। वो मजाक नहीं कर रहा था। इतने वर्षों तक इस जमे हुए नरक में केवल जीवित रहने के लिए लड़ते लड़ते अब वो इस पूरी दुनिया को एक विशाल जेल की तरह देखने लगा था। उसकी एक ही इच्छा थी, इस कैद से बाहर निकलना और देखना कि उसके परे क्या मौजूद है। उसके चेहरे पर अटूट दृढ़ता उभर आई। उसने कहा, मैं सचमुच यहां से निकलना चाहता हूं। अगले ही पल उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। नहीं, ये सिर्फ चाहत नहीं है, मुझे हर हाल में यहां से बाहर निकलना ही होगा। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद मलेना ने आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो लंबे समय से उसके मन में था, क्या तुम सचमुच वही बर्बेरियन हो? केटल ने बिना झिझक जवाब दिया, लगता है तुमने मेरे बारे में पहले से सुन रखा है। मलेना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में एक पुरानी किंवदंती में पढ़ा है। इस बार हैरान होने की बारी केटल की थी। मेरे बारे में किंवदंती? मलेना को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसे अपनी ही कहानी का पता नहीं है। केटल जोर से हंस पड़ा। उसके दिमाग में उस आदमी की याद ताज़ा हो उठी जिससे वो एक रात मिला था। तो वो आदमी सच में सम्राट था। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन बाहर से सहज बना रहा और बोला, जो भी कहानी है शायद काफ़ी हद तक सच होगी। फिर उसने फिर से असली मुद्दे पर आते हुए पूछा, इतने सारे हथियार बर्फ के बीच घसीट कर ले जाने की क्या ज़रूरत है? मलिना पहले तो हिचकिचाई। वो कुछ छिपाना चाहती थी, लेकिन केटल की पैनी निगाहों के सामने आखिरकार हार मान गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे परिवार को पैसों की सख्त ज़रूरत है। कभी हम बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदियों ने हमें बर्बाद कर दिया है। अब हम भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। केटल ने तुरंत पूरी बात समझ ली। तो तुम ये हथियार साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ रहे राज्य को बेचने जा रही हो? उसने शांत स्वर में अपनी दलील दी। साम्राज्य के पास पहले ही विशाल सेना है, उन्हें और हथियारों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन राज्य को होगी। जब मांग ज्यादा और आपूर्ति कम हो तो मुनाफा भी बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि कोई अपनी जान तक जोखिम में डाल दे। फिर उसने एक और अनुमान लगाया, और तुम्हारी जमीन साम्राज्य की सीमा से लगी हुई है, इसलिए तुम्हें यह पागलपन वाला रास्ता चुनना पड़ा। मलिना स्तब्ध रह गई। वो बस इतना ही कह सकी, तुमने सब कुछ बिल्कुल सही समझा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। कहानियों में तो केटल को मूर्ख हिंसक दैत्य बताया गया था, लेकिन सामने बैठा आदमी उससे बिल्कुल अलग था। वो न केवल बेहद बुद्धिमान था, बल्कि हालात को पल भर में समझ लेने की क्षमता भी रखता था। आखिर वो वास्तव में कौन था? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, गाड़ी अचानक जोर से झटके के साथ रुक गई। अगले ही क्षण बाहर से एक भयानक चीख जैसी आवाज गूंजी। जहां बाकी सभी लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, वहीं केटल पूरी तरह शांत रहा। उसे पहले से एहसास हो चुका था कि वे अकेले नहीं हैं। अगले ही क्षण बर्फ को चीरता हुआ एक विशाल काला स्लाइम बाहर निकला और पूरे दल के चेहरों का रंग उड़ गया। केटल ने केवल अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, जबकि मलेना के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा,
ये पुराने अभिलेखों में दर्ज एक महान पौराणिक राक्षस है। कहा जाता है कि ये बर्फीला मैदान अनगिनत महान योद्धाओं की कब्र है, और जो मुट्ठी भर लोग कभी यहाँ से जीवित लौटे, उन्होंने इसी राक्षस के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन केटल के चेहरे पर डर की जगह केवल एक उत्साहित मुस्कान थी, मानो किसी पुराने परिचित से दोबारा मिलने की खुशी हुई हो। केटल मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, ये काफी चबाने वाले होते हैं, लेकिन नाश्ते के लिए बुरे भी नहीं हैं। ये सुनकर मलिना पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तुम इन्हें खाते हो? केटल ने बिल्कुल सहज भाव से जवाब दिया, अगर जिज्ञासा है तो खुद एक पकड़कर चख लेना। उसके इस उत्तर के बाद मलिना के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन वो राक्षस उनकी बातचीत खत्म होने का इंतजार करने वाला नहीं था। उसने एक और कान फाड़ देने वाली चीख मारी और पूरी रफ्तार से उनकी ओर झपट पड़ा। पहरेदारों में अफरा तफरी मच गई और मलिना घबरा कर चिल्लाई, केटल, हमारी मदद करो। लेकिन केटल अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बाहें सीने पर बांध लीं और शांत स्वर में बोला, मैं तभी हस्तक्षेप करूंगा जब स्थिति सचमुच खतरनाक हो जाएगी। मलिना हैरान रह गई जब उसने आगे कहा, तुम्हारे भाड़े के सैनिक इसे संभाल लेंगे। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि बाहरी दुनिया के योद्धा कितने सक्षम हैं। तभी विशाल स्लाइम पूरी ताकत से उनकी ओर आ टकराया। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, शील्ड वॉल बनाओ। एक सैनिक ने समय रहते अपनी ढाल आगे कर दी और पूरे वार को झेलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफी साबित हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि वो सैनिक हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। दूसरा योद्धा कुल्हाड़ी लेकर झपटा, मगर वो भी पल भर में पीछे फेंक दिया गया। उसका हमला राक्षस पर जरा भी असर नहीं डाल पाया। कप्तान ने तुरंत उसकी चाल समझ ली। ये स्लाइम केवल सीधी दिशा में हमला करता है। सब अलग अलग फैल जाओ और एक साथ हमला करो। इस बार उसकी रणनीति काम कर गई। एक भालाधारी सैनिक ने अपना भाला जमीन में गाड़ा, उसके सहारे हवा में छलांग लगाकर राक्षस के ऊपर से निकल गया और उसके शरीर के किनारे पर जोरदार प्रहार किया। दर्द से तड़पकर स्लाइम चीख उठा। मौका देखकर उस योद्धा ने अपने भाले में ऊर्जा भर दी और पहले से भी अधिक शक्तिशाली वार कर दिया। जैसे ही स्लाइम लड़खड़ाया, कप्तान चमकती तलवार लेकर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, हमला जारी रखो, इसका असली कमजोर बिंदु अंदर छिपा लाल कोर है। उसने अपनी तलवार में पूरी शक्ति समेटी और एक भीषण प्रहार किया। वार बिल्कुल निशाने पर लगा। लाल क्रिस्टल जैसा कोर टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते पूरा स्लाइम पिघलने लगा। लड़ाई जीतते ही भाड़े के सैनिक खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन केटल के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बस शांत भाव से उन्हें देखता रहा, मानो ये जीत उसके लिए बिल्कुल मामूली हो। तभी अगला खतरा सामने आ गया। भयंकर बर्फीले भेड़ियों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। एक भाड़े का सैनिक कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में आकर बोला, शायद इस जगह की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर सुनाई जाती हैं। कप्तान ने तुरंत उसे डांट दिया, बेवकूफ मत बनो, हम अभी आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाए हैं। उसी समय कुछ सैनिक आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। उन्हें अब केटल पर शक होने लगा था। वो उसे बोझ समझ रहे थे और उसकी ताकत परखना चाहते थे। उनमें से एक मलिना के पास आया और बोला, हमें आपसे बात करनी है। उसने याद दिलाया कि वे सब अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं। मलिना ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और कहा, तुम लोग ही थे जिन्होंने ये खतरनाक काम स्वीकार किया। लेकिन वो सैनिक बोला, एक समस्या है, वो बर्बेरियन केटल अब तक हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम उसकी ताकत परखना चाहते हैं ताकि पता चले कि क्या वो सच में इस विशेष व्यवहार के लायक है। मलिना असमंजस में पड़ गई। तभी कप्तान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। ये सब सुनकर भी केटल के चेहरे पर बस हल्की मुस्कान थी। अगर मेरी परीक्षा लेनी है तो ले लेना, लेकिन अभी नहीं। केटल ने उसका जवाब सुनकर उलझ गया। केटल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उनकी पीठ के पीछे देखने लगा। इंतजार करना होगा, कोई और आ रहा है। अगले ही पल पूरे वातावरण में एक भयानक ठंडा दबाव फैल गया। फिर एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, कमजोर नश्वर प्राणियों, आज मुझे दुर्लभ भोज मिलने वाला है। अचानक बर्फ फट गई और उसके भीतर से एक विशाल सफेद अजगर बाहर निकल आया। उसने भयानक गर्जना करते हुए कहा, चीखो, जितना तड़पोगे उतने ही स्वादिष्ट लगोगे। मलिना भय से चीख उठी, जबकि पहरेदार उस राक्षस के दबाव को सहने के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। तभी एक तेज और कठोर आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, बस। केटल का चेहरा पहली बार सचमुच नाराज दिखाई दिया। उसने ठंडी नजर से अजगर को घूरते हुए कहा, ये मेरे मेहमान हैं, पीछे हट जाओ। फिर उसने तीखे स्वर में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? सफेद अजगर फुफकारा, क्या तुम इस धरती के नियम भूल गए हो?
तुम अपने कबीले की सीमा से बहुत दूर निकल आए हो। केटल ने तुरंत झिड़क दिया, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ये सुनकर अजगर का क्रोध और भड़क उठा। उसके शरीर से भयानक शक्ति उमड़ने लगी। उसने गर्व से दहाड़ते हुए कहा, मैं महान सर्प हूं। मुझे अमरता का वचन मिला है। मेरी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन केटल अब उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, लगता है तुम्हें समझाने के लिए सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने एक मुक्का हवा में मारा। उसी क्षण एक भयानक शॉकवेव पैदा हुई जिसने पूरे मैदान को हिला दिया। नीली बिजली जैसी ऊर्जा फट पड़ी और सीधे विशाल अजगर के सिर से टकराई। धमाके की ताकत इतनी भयानक थी कि आसपास खड़े सभी लोग दूर जा गिरे। मलेना भी जमीन पर गिर पड़ी और उसके एक सैनिक ने घबराकर उसका नाम पुकारा। जब धूल और बर्फ छटी तो सबने देखा कि विशाल अजगर का सिर पूरी तरह लहूलुहान होकर बर्फ में धंसा पड़ा था। केटल ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ प्राणी केवल पिटाई के बाद ही समझते हैं। मलेना बस अवाक उसे देखती रह गई। उसके होंठ कांपे और वो धीमे से फुसफुसाई, लॉर्ड केटल। अभी तक वो अपने सामने घटित दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। केटल की बैंगनी आंखें फिर चमक उठीं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं अभी आता हूं, पहले ये कूड़ा साफ कर लूं। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका। काली ऊर्जा धरती में दौड़ गई और जमीन दो हिस्सों में फट गई। अगले ही क्षण वो बिजली से भी तेज घटी से आगे लपका। कुछ क्षण बाद दूर मैदान में एक और भीषण विस्फोट हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। कुछ मिनट बाद जब मलिना और बटलर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो स्तब्ध रह गए। वही भाड़े के सैनिक जो कुछ देर पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, अब केटल के सामने झुककर उससे क्षमा मांग रहे थे। टूटी फूटी गाड़ी के भीतर वापस बैठने के बाद भी केटल बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम लोग किसी अजनबी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। यात्रा फिर से शुरू हो गई और न जाने कैसे इस बार बटलर गाड़ी के बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद केटल अचानक गंभीर हो गया। उसने मलिना की ओर देखते हुए पूछा, मैं एक बात जानना चाहता हूं, तुम्हारे जैसी कुलीन महिला इतनी खतरनाक यात्रा पर क्यों निकली है? कुछ पल चुप रहने के बाद मलिना ने सच्चाई बता दी, मैं लॉर्ड आकाशा की दूसरी पत्नी यानी उपपत्नी की बेटी हूं। मेरी मां को सिर्फ पराजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर किनारे कर दिया गया। हमारे पास कभी कोई वास्तविक अधिकार नहीं रहा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। हम केवल नाम के परिवार वाले हैं। हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उसने आगे बताया कि ये व्यापारिक अभियान उसने अपनी इच्छा से चुना है। ये सुनकर केटल भी चौंक गया। मलिना मुस्कुराई, किसी न किसी को आगे बढ़कर उदाहरण बनना ही पड़ता है। केटल के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने कहा, तुम समझदार हो, महत्वाकांक्षी भी और काफी लालची भी। ये सुनकर मलिना कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, गाड़ी फर से एक झटके से रुक गई। बाहर से आवाज आई, हम पहुंच गए हैं। जब सभी लोग गाड़ी से उतरे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भयंकर बर्फीला तूफान गायब हो चुका था। उसकी जगह अब हरी भरी घाटी फैली हुई थी। मलिना ने राहत की सांस लेते हुए केटल का धन्यवाद किया और कहा, हथियार बेच देने के बाद वापसी का सफर शायद आसान होगा। लेकिन उसके मन में अभी भी केटल की कही बात घूम रही थी। उसने मुड़कर पूछा, तुमने मुझे महत्वाकांक्षी क्यों कहा था? केटल ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि तुम हो। तुम्हारा कभी शक्तिशाली रहा परिवार अब आर्थिक बर्बादी के कगार पर है। अगर तुम वहां सफल हो गई जहां मुख्य परिवार असफल रहा, तो पूरे परिवार की निष्ठा तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी। फिर उसने सीधा सवाल किया, क्या तुम्हारा असली लक्ष्य पूरे आकाशा परिवार की बागडोर अपने हाथ में लेना है? मलिना ने कुछ पल उसकी ओर देखा और अंततः स्वीकार कर लिया, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। केटल मुस्कुराया, त्याग दी गई उत्तराधिकारी का सत्ता तक पहुंचना, ये तो एक अमर कहानी है। मलिना एक बार फिर उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर दंग रह गई। तभी उसके मन में एक नया विचार आया। केटल की अपार शक्ति को याद करते हुए उसने उससे एक सवाल पूछने का निश्चय किया। क्या उसने कभी बर्फीले मैदानों को छोड़ने के बारे में सोचा था? क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा? उसने फिलहाल मना कर दिया। उसका कहना था कि अभी भी कुछ काम बाकी हैं जिन्हें उसे पूरा करना है। मिलेना ने उसकी बात शांत भाव से स्वीकार कर ली। फिर उसने अपने गले से लटक रहा प्रतीक चिन्ह उतारकर उसे उनकी मुलाकात की निशानी के रूप में सौंप दिया। उसने कहा, अगर कभी तुम बाहरी दुनिया में आओ तो ये निशान आकाशा परिवार को दिखाना। क्योटल ने चौड़ी मुस्कान के साथ वो उपहार स्वीकार किया। इसके बाद दोनों इस उम्मीद के साथ अलग हो गए कि एक दिन फिर मुलाकात होगी। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक उसकी घोड़ा गाड़ी हरी भरी घाटी में उतरकर बर्फीली दुनिया से दूर ओझल नहीं हो गई। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए।
अंतहीन बर्फ के उस वीरान संसार में अचानक वो संदेश प्रकट हुआ जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। आखिरकार सभी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। लगातार कई सिस्टम संदेश सामने आए जिनमें मिशन पूरा होने और सभी पुरस्कार मिलने की पुष्टि की गई। फिर आखिरकार वो पंक्ति दिखाई दी जिसका वो सबसे अधिक इंतजार कर रहा था। अब तुम स्नोफील्ड्स छोड़ सकते हो। केओटेल उस बर्फीले उजाड़ की सीमा पर खड़ा था, उस काल्पनिक दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने सामने फैली दुनिया की ओर देखा। ये उसकी नई जिंदगी की पहली असली शुरुआत थी। हरे भरे जंगल में पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और पहली बार सचमुच इस नई दुनिया को महसूस किया। घास की खुशबू, जंगली जानवरों की गंध और ताज़े नदी के पानी की महक उसके भीतर समा गई। ये सब उस जमी हुई बंजर भूमि से बिल्कुल अलग था जहां से वो भागकर आया था। उसने आंखें खोली और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। कमाल, सचमुच कमाल। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसने मुड़कर दूर दिखाई दे रही बर्फ से ढकी पर्वत चोटी की ओर घूरा और गरज कर बोला, अभिशप्त बर्फ, उम्मीद है अब कभी तुमसे मुलाकात नहीं होगी। आखिरकार वो आज़ाद था। यही वो फैंटेसी दुनिया थी जिसकी उसने वर्षों तक चाह की थी। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने की उम्मीद उसने लगभग छोड़ दी थी। यहां तक का रास्ता बेहद निर्दयी था, लेकिन वो आखिरकार सफल हो गया। अब वो इस दुनिया के हर पल का आनंद उठाने वाला था। जादुई तलवारें, ड्रैगन, एल्फ, जिस भी चीज़ का उसने सपना देखा था सब यहीं मौजूद थे। यही नया जीवन शुरू करने का सपना उसे उन बर्फीले मैदानों में जिंदा रखे हुए था, जहां अकेले जिंदा रहना ही सब कुछ नहीं था। चलते चलते उसकी नज़र दूर चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। शायद वहां कोई गांव था। आखिरकार लोग, ये सोचकर उसका उत्साह चरम पर पहुंच गया। एक असली गांव। उसे याद आया कि अपने पुराने संसार में उसने उन जंगली लोगों से बात करने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन हर बार केवल खाली निगाहें ही मिली थीं। असली बातचीत किए हुए उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वह सोचने लगा कि पहली मुलाकात में क्या कहे। शायद साधारण सा नमस्ते या फिर कुछ ज़्यादा प्रभावशाली। आखिरकार उसने तय किया कि सामान्य और विनम्र तरीके से पेश आएगा और तेजी से उन रोशनियों की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय जंगल की एक शांत खुली जगह पर एक वृद्ध एल्फ अपने लोगों से कह रहा था कि यही अब उनका नया घर होगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अनगिनत कठिनाइयों के बाद आखिर उन्हें अपना घर मिल गया था। लेकिन एक युवा एल्फ आगे बढ़ा और पूछा कि क्या ये जगह सचमुच सुरक्षित है। वृद्ध ने बिना झिझक कहा कि बिल्कुल सुरक्षित है। फिर भी युवा की चिंता खत्म नहीं हुई। इंसान भले यहां ना पहुंच सकें, लेकिन पास ही बर्फीले मैदान हैं जहां खतरनाक राक्षस रहते हैं। वृद्ध ने हंसकर कहा कि हजारों वर्षों में उन मैदानों को कोई पार नहीं कर पाया और एहतियात के तौर पर उन्होंने एक प्राचीन एल्फ बाधा भी बना रखी है। वो गांव को छिपाती है और बाहरी लोगों को दूर रखती है, और अगर कोई किसी तरह भीतर आ भी जाए तो उनकी रानी मौजूद है। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी उनके लिए खतरा नहीं बन सकता, लेकिन वो पूरी तरह गलत था। ठीक उसी क्षण हांसू आगे बढ़ा और उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी अजीब चीज से होकर गुजरा है, मानो किसी कपड़े को फाड़ दिया हो। वो पल भर के लिए रुका, हैरान हुआ, फिर कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। तभी अचानक एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। घास के बीच उसने नुकीले कानों वाली एक छोटी बच्ची को देखा। एक असली एल्फ, और वो भी इतनी जल्दी। उसकी किस्मत सचमुच कमाल की थी। लेकिन वो छोटी बच्ची रास्ता भटक चुकी थी और रोने ही वाली थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो हंसू मुस्कुराते हुए झुककर उसे दोस्ताना अंदाज में नमस्ते कह रहा था। बेचारी बच्ची डर के मारे वहीं जड़बत हो गई और अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ी। हंसू केवल उसे गोद में पकड़े खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद बह रही थी। वो तो अपना परिचय भी नहीं दे पाया था और बच्ची पहले ही बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद उसने सोचा कि उसे उसके गांव वापस पहुंचा देना चाहिए। उसके मन में तस्वीर उभरी कि खोई हुई बच्ची को लौटाने पर लोग उसका नायक की तरह स्वागत करेंगे। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो बच्ची को गोद में उठाकर एल्फों के गांव में दाखिल हो गया। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। एल्फ चीखने लगे कि एक इंसान उनकी बच्ची को उठा लाया है। कई भाले उसकी ओर तान दिए गए और उससे पूछा गया कि वो कौन है और उनकी बाधा कैसे पार कराया। उसकी सारी योजना एक पल में धरी रह गई। बच्ची की मां भय से चीख उठी। वृद्ध एल्फ स्तब्ध रह गया। कोई इंसान यहां तक पहुंच कैसे सकता था, और उनकी बाधा तो अचूक मानी जाती थी। लेकिन जब उसने देखा कि बाधा वास्तव में क्षतिग्रस्त हो चुकी है तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत रानी को बुलाने का आदेश दिया, मगर वो गश्त पर गई हुई थी। हंसू बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक एल्फ चिल्लाया कि बच्ची वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा शिकार किया जाएगा। वृद्ध एल्फ का दिमाग तेजी से चलने लगा।
वो प्राचीन जादुई बाधा किसी साधारण तरीके से नहीं टूट सकती थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि ये सब पहले से रची गई साजिश है और इंसान कई वर्षों से उनका पीछा कर रहे होंगे। हांसू हैरान था। क्या वो सचमुच किसी अपहरणकर्ता जैसा दिखता है? फिर भी वो समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो मामला और बिगड़ जाएगा। तभी उसकी बाहों में पड़ी छोटी बच्ची को होश आने लगा। उसने बहुत सावधानी से उसे नीचे उतारा और प्यार से कहा कि अपने परिवार के पास चली जाओ। बच्ची ने उसके शांत चेहरे की ओर देखा, लेकिन उसके डरे हुए मन को वहां केवल एक विशाल काला राक्षस दिखाई दिया। वो जोर से चीखी और भागकर अपने माता पिता से लिपट गई। इस बात में हांसू को भीतर तक चोट पहुंचाई। क्या मेरा चेहरा सचमुच इतना डरावना है? उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एल्फों से कहा कि उसने उनकी बच्ची सुरक्षित लौटा दी है, इसलिए साफ है कि वो उनका दुश्मन नहीं है। लेकिन वृद्ध एल्फ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब जब बंधक आज़ाद हो चुकी थी, उसने तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया। पल भर में एल्फ धनुर्धरों ने अपने धनुष तान लिए और भ्रमित खड़े हंसू पर निशाना साध लिया। अगले ही क्षण जादुई तीरों की बारिश उसकी ओर टूट पड़ी। हंसू स्तब्ध रह गया। वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लगता था कि एल्फों के शांत और दयालु होने की कहानियां केवल कहानियां थीं। यहां सबसे पहले केवल जिंदा रहना मायने रखता था। तीर लगातार उस पर बरस रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। वे तीर उसके शरीर से टकराकर ऐसे उछल रहे थे मानो खिलौने हों। एल्फ घबरा गए और लगातार तीर चलाने का आदेश देते रहे। उन्हें यकीन था कि उसकी रक्षा आखिरकार टूट जाएगी। लेकिन हांसू का धैर्य समाप्त हो चुका था। उसने धीरे से एक हाथ उठाया और इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया। अगले ही क्षण उसके हाथ से भयंकर आघात तरंग निकली, जिसने एल्फों की पूरी पंक्ति उड़ा दी। धनुर्धर हवा में दूर जा गिरे। किसी ने घबराकर बाधा बनाने की चीख मारी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए और एल्फ चीखते हुए हवा में इधर उधर बिखर गए। जब सब शांत हुआ तो वृद्ध एल्फ केवल स्तब्ध रह गया। उसके सामने गहरी खाई के दूसरी छोर पर हांसू पूरी शांति से खड़ा था और फिर से कह रहा था कि वो उनका दुश्मन नहीं है। इसके बाद उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ स्वीकार किया कि शायद उससे थोड़ी गलती हो गई। शायद उसने अपनी ताकत कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। तभी अचानक आग में लिपटा एक फीनिक्स बाण सीधा उसके सिर की ओर आया और टकराते ही भयंकर विस्फोट हुआ। वृद्ध फेल्फ और बाकी सभी स्तब्ध रह गए। अगले ही पल एक बेहद सुंदर और गरिमामयी एल्फ स्त्री उनके सामने उतरी। वो लीफ कबीले की रानी थी। उसने कठोर स्वर में पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। वृद्ध एल्फ ने तुरंत बताया कि एक इंसान ने उन पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही रानी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। अगर कोई इंसान यहाँ तक पहुँच गया था तो इसका मतलब ये स्थान अब सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन तभी धुएं के बीच से हांसू बिना एक खरोच के बाहर निकल आया और एक बार फिर शांत स्वर में उनसे विनती की कि कम से कम उसकी बात तो सुन ले। ये देखकर वृद्ध एल्फ और रानी दोनों अवाक रह गए। उसने रानी का सीधा हमला झेला था, फिर भी उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। हवा में तैरती हुई रानी ने घृणा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उसके मन में इंसानों के लिए केवल नफरत थी और उसे पूरा विश्वास था कि वो उसके लोगों का विनाश करने आया है। उसने स्वयं को लीफ कबीले की रानी बताया और एक और बाण धनुष पर चढ़ा लिया। जलते हुए उस बाण को उसकी ओर तानकर वो बोली, तुम्हें अपनी लालच की कीमत चुकानी पड़ेगी। हांसू पूरी तरह उलझ चुका था। वे सभी एक ही भाषा बोल रहे थे, फिर भी कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। शायद सचमुच इंसानों और एल्फों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी थी। उसने लंबी सांस ली और समझ गया कि अब बातों से कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी लोग केवल मार खाने के बाद ही सुनते हैं। रानी ने बाण छोड़ दिया। नीली बिजली जैसी ऊर्जा उसके चारों ओर चमकने लगी। ये साधारण तीर नहीं था। उड़ते उड़ते वो एक विशाल गर्जन करते आत्मिक पशु में बदल गया। जवाब में हांसू ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके भीतर अविश्वसनीय शक्ति इकट्ठी होने लगी। उसने केवल एक मुक्का मारा और शुद्ध शक्ति का विस्फोट उस आत्मिक पशु से टकराया। रानी स्तब्ध रह गई। उसका सबसे शक्तिशाली हमला एक ही पल में पूरी तरह दब गया था। हांसू ने मन ही मन सोचा, ओह, फिर से ज्यादा ताकत लग गई। विस्फोट ने आत्मिक पशु को पूरी तरह मिटा दिया और रानी को जमीन पर दे मारा। वो मलबे के नीचे दब गई। हांसू ने झेंपते हुए अपना गाल खुजलाया और सोचा कि शायद उसे इससे भी कम ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए थी। रानी ने कांपते हुए ऊपर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और भय से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि ये व्यक्ति एक ट्रांसेंडेंट स्तर का योद्धा है। इतना शक्तिशाली इंसान यहाँ क्यों आया था? माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर तुरंत सबको भागने का आदेश दिया। एल्फ पल भर के लिए हिचकिचाए, लेकिन रानी ने चीखकर दोबारा कहा कि अगर जान प्यारी है तो तुरंत भागो। जैसे ही सब भागने लगे, वो खुद मुड़कर हांसू के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली,
तुम कभी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाओगे। हांसू पहले से ज्यादा भ्रमित हो गया। वो तो केवल बातचीत करना चाहता था, लेकिन हर चीज पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी। रानी अब भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने आंखें बंद की और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो अग्नि का विशाल विस्फोट चारों ओर फैल गया और एक जादुई मंडल के भीतर से आग का एक विशाल सांड प्रकट हुआ। ये दृश्य देखते ही हांसू की आंखें चमक उठीं। समन, उसके भीतर का उत्साह फूट पड़ा। उसे बर्फीले वीराने के बदसूरत राक्षस याद आ गए थे, लेकिन ये उनसे बिल्कुल अलग था। जलते हुए सींगों वाला वो विशाल अग्निसांड सचमुच किसी दिव्य आत्मा जैसा लग रहा था। यही तो वो फैंटेसी दुनिया थी जिसका उसने सपना देखा था। रानी ने तुरंत आदेश दिया, दुश्मन का अंत कर दो। लेकिन उच्च श्रेणी का अग्नि आत्मा बड़बड़ाया, ये अनुबंध सचमुच बहुत झंझट होते हैं। रानी ने एक शब्द में उसे चुप करा दिया, चुप। वो जानती थी कि जितनी पुरानी और शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, उनका अहंकार भी उतना ही बड़ा होता है। इस आत्मा को बुलाना ही बेहद कठिन था और उसका अनुबंध भी दूसरे कबीले की मदद से ही संभव हो पाया था। इसलिए उसने दृढ़ स्वर में टीगो को आदेश दिया कि वो अनुबंध का पालन करे। अग्निसांड ने जोर से खुरपटका और पूछा, बस उस इंसान को मारना है? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ठीक से हांसू पर पड़ी, वो अचानक जड़ हो गया। उसके सामने खड़ा इंसान काले भयानक आभामंडल से घिरा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। महान आत्मा की रूह तक कांप उठी। क्या ये सचमुच इंसान है? विशाल अग्निसांड युद्धभूमि पर खड़ा गरज रहा था। हांसू अपने उत्साह को मुश्किल से रोक पा रहा था। ये दृश्य बिल्कुल किसी फैंटेसी उपन्यास जैसा था और अब वो इसे अपनी आंखों से देख रहा था। तभी अग्निसांड ने गरज कर बोला, इंसान, तुमने हमारी भूमि में प्रवेश किया है। उसने घूरते हुए कहा, तुम्हें जैसे कमजोर इंसान को प्रकृति की जातियों से कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें राख बना दूंगा। लेकिन केटल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा वो और भी ज्यादा उलझन में दिखाई दिया। पीगो यह समय बर्बाद नहीं किया। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने जमीन पर खुर गाड़ दिए और उसके भीतर शक्ति तेजी से इकट्ठी होने लगी। अगले ही पल वो दथकते अग्नि गोले की तरह केटल पर टूट पड़ा। केटल अपनी जगह से नहीं हिला। वो बस हमला झेलने के लिए तैयार खड़ा था। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरी धरती फट गई। उठी हुई आघात तरंग से एल्फ रानी भी पीछे जा गिरी। जब उसने दोबारा सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। केटल ने उस विशाल अग्निसांड को केवल एक हाथ से रोक रखा था। उसने उसके एक सींग को पकड़ लिया था और पूरा हमला वहीं थम गया था, मानो उसमें कोई शक्ति ही नहीं थी। केटल के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभर आई। उसके लिए इतना विशाल शरीर वाले दुश्मन को हराना तो और भी आसान था। उसकी आंखों में बैंगनी शक्ति चमकी। उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और सोचा कि सबसे आसान तरीका है इसे एक ही मुक्के में खत्म कर देना। रानी भय से सब कुछ देखती रह गई। अगले क्षण केटल का मुक्का चला। टकराते ही अंधा कर देने वाला विस्फोट हुआ और उसकी आघात तरंग ने पूरे जंगल को चीरते हुए एक विशाल खाई बना दी। धमाका इतना भयानक था कि आसमान में मशरूम बादल जैसा गुबार उठ खड़ा हुआ। जब सब शांत हुआ तो पूरी धरती बर्बाद हो चुकी थी। जलती हुई विनाशकारी लहर रानी की ओर बढ़ी और वो भय से चीख उठी। धूल बैठने के बाद वो घुटनों के बल गिर पड़ी और सामने फैले विनाश को अविश्वास से देखने लगी। कांपती आवाज में उसके मुंह से केवल इतना निकला, ये सच नहीं हो सकता। एक हाथ और एक मुक्के से बने उस विशाल गड्ढे को देखकर उसका शरीर कांप रहा था। फिर उसने सिर उठाया। केटल खाई के किनारे पर बिल्कुल शांत खड़ा था। भय से थरथराती हुई रानी ने अपना सिर झुका दिया और उससे अपने लोगों की जान बख्श देने की प्रार्थना की। केटल ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। रानी ने हैरानी से सिर उठाया। आखिर ये सब हो क्या रहा था? ये पूरा घटनाक्रम केवल एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। शर्मिंदा होकर उसने गहराई से झुककर उससे माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उन्होंने उसे बहुत जल्दी दुश्मन समझ लिया, जबकि वो तो केवल उनकी खोई हुई बच्ची को वापस लेकर आया था। अब उसे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हो रहा था। केटल ने उसकी बात समझ ली। उसने कहा कि दूसरे इंसानों के कारण ही वे इतने सतर्क हो गए होंगे। हालांकि उसे अब भी इस बात की शिकायत थी कि किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। फिर भी पूरी तरह आश्वस्त ना होने पर रानी ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम सचमुच उन इंसानों के साथ नहीं हो जो हमारा शिकार कर रहे हैं? केटल ने सिर हिलाया, नहीं, ये पहली बार है जब मैंने किसी एल्फ को देखा है। मैं श्वेत वीराने भूमि से आया हूं, जहां एल्फ रहते ही नहीं हैं। ये सुनकर रानी की आंखें फैल गईं। श्वेत वीराने भूमि? केटल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ,
वहां लोग मुझे वेस्टलैंड का एशन बारबेरियन कहते हैं। ये सुनकर रानी पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान उस अभिशप्त जगह पर जीवित रह सकता है। फिर उसने पूछा, क्या वहां से और लोग भी यहां आ सकते हैं? केटल ने बाहें मोड़ते हुए कहा, शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता। वहां इतने कठोर नियम हैं कि जिन्हें विशाल सर्प भी नहीं तोड़ सकते। मैं तो केवल इसलिए निकल पाया क्योंकि एक छिपे हुए मिशन ने मुझे उन नियमों को एक बार के लिए पार करने की अनुमति दी थी। मुझे लगता है वो सिर्फ एक अपवाद था। ये सुनकर रानी ने राहत की लंबी सांस ली। तभी केटल ने अचानक पूछा, वैसे जो आत्मा तुमने बुलाई थी वो ठीक तो है ना? ये कहते हुए उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। आखिर उसने बेचारे अग्निसांड को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया था। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, वो ठीक है। रानी मुस्कुराकर बोली, वो एक आत्मा थी, कोई साधारण समन नहीं। उसे जबरदस्ती वापस भेजने का मतलब केवल इतना है कि वो अपने लोक में लौट गई है। फिर उसने उसके उपकार का बदला चुकाने के लिए कहा कि वो उसकी हर संभव सहायता करेगी। ये सुनते ही केटल की दिलचस्पी बढ़ गई। आत्मा? उसने उत्सुकता से पूछा, क्या एल्फों के अलावा दूसरे लोग भी आत्माओं से अनुबंध कर सकते हैं? रानी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, शायद नहीं, केवल वे इंसान जो प्रकृति से गहराई से जुड़े होते हैं आत्माओं के साथ अनुबंध कर सकते हैं। तुम्हारे लिए ये लगभग असंभव है। लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचकर रुक गई। अगर केटल सचमुच आत्मा से अनुबंध करना चाहता है तो उसे एल्फो साग्रादो जाना चाहिए। केटल ने उत्सुकता से नाम दोहराया। रानी ने बताया कि वो एल्फों की पवित्र भूमि है जहां उनके देवता निवास करते हैं। यदि दुनिया में कहीं ऐसा संभव है तो केवल वहीं। ये सुनकर केटल की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने तुरंत सबसे जरूरी सवाल पूछा, क्या किसी इंसान को एल्फों की पवित्र भूमि में प्रवेश करने दिया जाएगा? रानी ने सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी सिफारिश करूं तो शायद रास्ता खुल जाए। मैं तुम्हें वहां का मार्ग भी बता दूंगी। उसने आगे कहा कि एल्फो साग्रादो हर उस व्यक्ति का स्वप्न है जो एल्फों का अध्ययन करता है। किसी इंसान को अपने जीवन से भी मूल्यवान स्थान के पास ले जाना बहुत बड़ा जोखिम है और कोई भी एल्फ ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर भी वो उस पर विश्वास करना चाहती थी। ये कहते हुए उसने उसे चमकता हुआ लाल क्रिस्टल सौंप दिया। केटल ने उसे उनकी नई मित्रता की निशानी मानकर स्वीकार कर लिया। रानी ने चेतावनी दी, अगर तुम वहां तक पहुंच भी गए तो एल्फ देवता तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम उसे पार कर लोगे। उसने उसे शुभकामनाएं दी और केटल ने धन्यवाद कहा। आखिर में रानी ने अपना पूरा परिचय दिया। मैं मार्सिलिया हेजन कारूशिया हूं, एल्फों की रानी हूं। केटल ने बस आत्मविश्वास से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं केटल हूं, बर्बेरियन। अगले ही पल उसने जोर से जमीन पर पैर पटका। धरती फट गई और उसका शरीर रॉकेट की तरह आसमान में उछल गया। उसकी आंखों में बैंगनी चमक दौड़ गई। वो इतनी तेज गति से जंगल के ऊपर उड़ रहा था कि केवल धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। ऊपर से वो किसी धूमकेतु जैसा लग रहा था जो विशाल आघात तरंग के साथ धरती को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। उसी समय वार्किन क्षेत्र की सीमा पर बने विशाल किले में जोरदार भूकंप जैसा कंपन महसूस हुआ। पहरेदार घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बस इतना कि कोई चीज बेहद तेज गति से उनकी ओर बढ़ रही है। अगले ही पल धुएं की लंबी लकीर छोड़ता हुआ एक विशाल साया आसमान से गिरा और सीधे उनके सामने आकर जोरदार धमाके के साथ उतरा। धूल का गुबार उठा और उसके बीच एक विशालकाय हस्ती सुपर हीरो की मुद्रा में खड़ा था। पहरेदार उसे देखते ही जम गए। वे तुरंत पहचान गए कि उनके सामने कौन खड़ा है। केटल ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और बोला, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पहरेदार अभी तक सदमे में थे। उनके मन में केवल एक ही सवाल था, अभी जो भयानक धमाका हुआ, क्या वो इसी आदमी के उतरने की आवाज़ थी? उनमें से एक ने गौर से देखा, भूरे बाल और सीने पर वो विशाल निशान। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या ये वेस्टलैंड का एशन बर्बेरियन हो सकता है? केटल ने बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सभी पहरेदारों ने तुरंत तलवारें खींच लीं। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हंसते हुए कहा, आराम से, मैं दोस्त हूं। लेकिन मुख्य पहरेदार उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने सख्त आवाज में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? केटल ने उनकी ओर नहीं बल्कि उनके पीछे बने किले की ओर इशारा किया और बोला, मैं आपके क्षेत्र में घूमना चाहता हूं। पहरेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये आदमी आखिर चाहता क्या है। कुछ देर बाद केटल पूछताछ वाले कमरे में बैठा था। एक पहरेदार ने पूछा, क्या तुम केवल यहां से गुजरना चाहते हो? केटल ने जवाब दिया, अगर संभव हो तो मैं कुछ समय यहां रुकना चाहूंगा। फिर उसने अपना नाम बताया। पहरेदार ने पहचान पत्र मांगा। स्वाभाविक था कि केटल के पास ऐसा कुछ नहीं था। तभी उसे माइलो द्वारा दिया गया प्रतीक चिन्ह याद आया। उसने उसे मेज पर रख दिया और पूछा, क्या ये चलेगा? प्रतीक देखते ही पहरेदार की आंखें फैल गईं।
केटल ने बताया कि ये आकाशा परिवार का निशान है, जो शायद बहुत प्रसिद्ध है। पहरेदार ने तुरंत उसे पहचान लिया। वो दूसरे राज्य का एक बेहद शक्तिशाली व्यापारी परिवार था। फिर भी उसे पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। निशान असली लग रहा था, लेकिन दूसरे राज्य में उसकी पुष्टि करना आसान नहीं था। अंत में उसने केटल को अनुमति देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त के साथ। केटल को यह साबित करना होगा कि वो किसी के लिए खतरा नहीं है। परीक्षा सरल थी। उसे 3 अनजान लोगों के साथ एक दल बनाकर एक डंजन पार करना होगा। केटल मुस्कुरा दिया। उसे ये काम बेहद आसान लगा। उसने तुरंत हामी भर दी, लेकिन पहरेदार ने कहा कि एक और शर्त है। डंजन से लौटने के बाद उसे पूरी रिपोर्ट देनी होगी कि अंदर क्या हुआ। केटल तुरंत समझ गया, ये नए आने वालों को एक दूसरे पर नजर रखने का चतुर तरीका था। पहरेदार थोड़ा हैरान रह गया कि उसने इतनी जल्दी ये बात समझ ली। उसने अनायास पूछ लिया, क्या तुम सचमुच बर्बेरियन हो? केटल ने गर्व से सिर हिलाया। ये जवाब सुनकर पहरेदार और भी चौंक गया। वो तो सोचता था कि बर्बेरियन केवल ताकतवर लेकिन मूर्ख होते हैं। उसने जल्दी से सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। दूसरी ओर प्रतीक्षा कक्ष में उसके नए साथियों का परिचय हो रहा था। पहला था एलेसैंड्रो टुरानिस, जो खुद को पैलाडिन कहता था। वो बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि किसी जेब कतरे जैसे चूहे के साथ डंजन में जाना उसके लिए अपमान की बात है। ये सुनकर कैसियन हार्क भड़क गया। उसने ताना मारा, क्या किसी दूसरे चोर ने आपका सामान चुरा लिया था, इसलिए इतने नाराज हैं? टुरानिस गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन कैसियन केवल हंसता रहा। उसने उसके पुराने और घिसे हुए कवच की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम सच में कभी पैलाडिन भी थे? उसने ये तक कह दिया कि टुरानिस भी उसी की तरह एक नाकाम इंसान है। अब पैलाडिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन जब कैसियन ने उसके नाम का मजाक उड़ाया तब सब्र का बांध टूट गया। टुरानिस ने तलवार खींच ली। जवाब में कैसियन ने जहर लगी कटार निकाल ली और मुस्कुराकर पूछा, देखते हैं ये तुम्हारा कवच तुम्हें बचा भी पाता है या नहीं। दोनों के हथियार टकराने ही वाले थे कि तभी उनके बीच एक नन आ खड़ी हुई और दोनों से लड़ाई रोकने की विनती करने लगी। उसका नाम हेज था। वो एक क्लेरिक थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इन 2 बेवकूफ़ों के साथ मिलकर वो आखिर डंजन कैसे पार करेगी। अभी तो उनके दल का एक सदस्य और आना बाकी था, और उसे पहले से ही डर लग रहा था कि पता नहीं अगला कौन होगा। तभी दरवाज़ा खुला। पहरेदार ने घोषणा की कि अंतिम सदस्य आ गया है। अगले ही पल बैंगनी चमकती आंखों वाला एक विशालकाय व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा शांत हो गया। सब लोग उसकी असाधारण कदकाठी देखकर दंग रह गए। तभी केटल ने चौड़ी मुस्कान के साथ चुप्पी तोड़ी। तो क्या आप लोग मेरे नए साथी हैं? तीनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। टुरानिस के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, कितना विशाल है ये आदमी। हेज सोच रही थी कि क्या ये सचमुच इंसान है, जबकि कैसियन उसके शरीर से निकल रहे दबाव को महसूस करके पसीना पसीना हो चुका था। पहरेदार उन्हें एक दूसरे से परिचित होने के लिए छोड़कर बाहर चला गया। कमरे के माहौल से पूरी तरह अनजान केटल खुशी खुशी अपना परिचय देने लगा। नमस्ते, मैं केटल हूँ, बर्बेरियन। फिर उसने कैसियन की ओर देखा। वो हकलाकर बोला, मैं चोर हूँ। इसके बाद कवच पहने आदमी ने सीना तानकर कहा, मैं पैलाडिन एलेसैंड्रो टुरानिस हूँ। ये सुनकर केटल उत्साह से बोला, सच? तो क्या तुम पवित्र शक्ति का उपयोग करते हो? टुरानिस के माथे पर पसीना आ गया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, आमतौर पर पैलाडिन ऐसा करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह का पैलाडिन हूँ, इसलिए मैं पवित्र शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। आखिर में नन घबराते हुए आगे बढ़ी और बोली, मेरा नाम हेज है, मैं कोलोसिया की क्लैरिक हूँ। केटल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। एक क्लैरिक, और फिर भी लोग तुम पर शक करते हैं? हेज झेंप गई। उसने धीरे से कहा, मेरे देवता झूठ और छल के देवता हैं, इसीलिए लोग मुझ पर आसानी से भरोसा नहीं करते। केटल ने केवल उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि हेस की बात सुनकर केटल बस चुपचाप उसे देखने लगा। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। एक ऐसा पैलेडिन जिसके पास पवित्र शक्ति ही नहीं थी, और एक ऐसी क्लेरिक जिसका संबंध झूठ और छल के देवता से था। सचमुच ये बड़ा अनोखा दल था। तभी सौभाग्य से पहरेदार वापस आ गया और उसने पूछा, क्या सब लोग चलने के लिए तैयार हैं? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर उत्साह नहीं था। सबसे ज्यादा परेशान हेज और कैसियन दिखाई दे रहे थे। शायद वे सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उन्हें ऐसा दल मिला। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद उनका नकाबपोश मार्गदर्शक रुक गया और बोला, हम पहुंच गए। केटल ने सामने देखा तो हल्का सा चौंक गया। घने जंगल के बीच एक खुला मैदान था और वहीं डंजन का प्रवेश द्वार मौजूद था। केटल ने कैसियन की ओर मुड़कर पूछा, तो योजना क्या है? ये सुनते ही कैसियन तुरंत तनाव में आ गया। वो घबराकर उसे सर कहकर संबोधित करने लगा, लेकिन केटल हंस पड़ा, हराम से, अब हम साथ ही हैं। अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए कैसियन ने साधारण रणनीति समझाई। योद्धा सबसे आगे रहेंगे, मैं जालों की जांच करूंगा और क्लेरिक पीछे से सहायता करेगी। केटल ने तुरंत हामी भर दी, जबकि कैसियन के चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे यहाँ आने का पहले ही पछतावा होने लगा है।
योजना बनते ही केटिल सबसे आगे बढ़ा और बिना झिझक डंजन के भीतर प्रवेश कर गया। पूरा दल उसके पीछे पीछे अंधेरी ठंडी गुफा में उतर गया। अंदर चारों ओर गहरा सन्नाटा और घुप अंधेरा था। हेज ने धीरे से स्वीकार किया कि यह अंधेरा उसे डरा रहा है, लेकिन कैसिन की चिंता किसी और बात को लेकर थी। पूरे रास्ते एक भी जाल न मिलना उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी उसने आगे खतरे का आभास किया और तुरंत केटिल को रोकते हुए फुसफुसाया, आगे राक्षस हैं। नीचे नजर डालते ही केटिल ने जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां देखीं। कैसिन तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, बल्कि उन्हें मरवाने के लिए रचा गया जाल था। लेकिन केटिल केवल उत्सुक होकर बोला, कंकाल। कैसिन ने समझाया, ये बेहद खतरनाक होते हैं, इन्हें टुकड़ों में काट दो तब भी चलते रहते हैं। डंजन की मना इनकी हड्डियों को असाधारण रूप से मजबूत बना देती है। हालात अचानक गंभीर हो गए। उसने तुरंत आदेश देना शुरू किया, हेज, सहायता वाला जादू तैयार करो, योद्धा आगे मोर्चा संभालें और केटल तैयार रहो। केटल ने शांत स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कैसियन कोई महान रणनीतिकार हो। अगले ही पल केटल ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी एक कदम से सामने पड़ा कंकाल जाग उठा। वो आश्चर्य से उसे देखता रहा जबकि कंकाल खड़खड़ाहट के साथ उठ खड़ा हुआ। बाकी तीनों घबरा गए और तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गए। विशाल तलवार उठाए कंकाल योद्धा बिजली की तरह केटल की ओर झपटा, लेकिन केटल ने बस एक हाथ से उसकी तलवार किनारे कर दी और एक मुक्का जड़ दिया। केवल उसी एक वार में पूरा कंकाल चूर चूर होकर चमकती हुई हड्डियों की धूल में बदल गया। बाकी तीनों स्तब्ध रह गए। केटल मुस्कुराया और बोला, तो इसका सिर तोड़ना सचमुच काम करता है। कैसिन का चेहरा उतर गया। उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था। जो केटल ने किया था वो असंभव माना जाता था। डंजन की मना से मजबूत हुए कंकाल इतने आसानी से नहीं टूटते थे। सामान्यतः उन्हें बार बार काटना पड़ता था। कैसिन जानता था कि केटल ताकतवर है, लेकिन इतना, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब तीनों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये राक्षस जैसा आदमी सचमुच इंसान है? केटल ने उंगलियां चटकाईं, मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। बाकी तीनों जल्दी जल्दी उसके पीछे दौड़ पड़े। उसने हंसकर कहा, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके डरे हुए साथियों ने तुरंत जवाब दिया, जी सर। अब उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, किसी तरह जिंदा बाहर निकलना। थोड़ी देर बाद केटल अचानक रुक गया। उसके पैर से कुछ टकराया था। पूरा दल जम गया जब उन्होंने जमीन पर एक और खोपड़ी देखी और उसके साथ दूसरा कंकाल भी उठ खड़ा हुआ। सबके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बार केटल घबराने के बजाय उनकी ओर मुड़ा और बोला, एक मदद चाहिए। वो अकेले ही सारे कंकालों से लड़ना चाहता था, शायद वो कुछ परखना चाहता था। तीनों ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। केटल ने धन्यवाद कहा। उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं और वो अकेले कंकाल की ओर बढ़ गया। बाकी लोग दूर खड़े केवल देखते रहे कि वो आखिर करने क्या वाला है। केटल बिल्कुल उसके सामने जाकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी नई चीज का अध्ययन कर रहा हो। कंकाल ने तलवार चलाई, लेकिन केटल ने केवल 2 उंगलियों से वार रोक दिया। तलवार तोड़ दी और मानो पूछने लगा, अब क्या करोगे? कंकाल रुका नहीं, वो दोबारा झपटा। इस बार केटल ने उसकी कलाई पकड़ ली और मुस्कुराकर बोला, तो फिर ये कैसा रहेगा? अगले ही पल हड्डियों के टूटने की तेज आवाज गूंजी। उसने कंकाल का हाथ मसलकर अलग कर दिया और बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा कि अब वो क्या करेगा। कंकाल कुछ पल अपनी टूटी हुई बाह को देख रहा था, मानो खुद ही उलझ गया हो। फिर उसने दूसरी बाह से तलवार उठाई, यहां तक कि हथियार हवा में उछालकर दूसरे हाथ से पकड़ लिया और फिर हमला कर दिया। केटल सचमुच प्रभावित हुआ। बुरा नहीं, हड्डियों के ढेर के लिए तो काफी अच्छा है। उसने नोट किया कि यह हाथ भी बदल सकता है। कंकाल फिर झपटा, लेकिन इस बार भी केटल ने उसकी दूसरी कलाई पकड़ ली और वो हाथ भी उखाड़कर फेंक दिया। फिर भी वो नहीं रुका। उसने अपनी ही बाह को हथियार बनाकर हमला कर दिया। ये देखकर केटल की आंखें चमक उठीं। तो ये अपने शरीर के हिस्सों को भी हथियार बना सकता है, उम्मीद से ज्यादा समझदार है। ये दृश्य बाकी तीनों के लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। वो कांपते हुए देखते रहे जबकि केटल एक असली बर्बेरियन की तरह उस राक्षस के साथ खेल रहा था। आखिरकार एक जोरदार प्रहार के साथ उसने उसका अंत कर दिया। कंकाल की खोपड़ी अलग होकर भी हिलती रही। केटल मुस्कुराया, दिलचस्प, केवल सिर बचा हो तब भी चलता रहता है। फिर उसने पैर रखकर उसका हमेशा के लिए अंत कर दिया। अगले ही पल उसका चेहरा फिर से पहले जैसा शांत और मित्रवत हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, माफ करना, थोड़ी देर हो गई। कैसियन, जो अभी भी डर के मारे कांप रहा था, तुरंत बोला, कोई बात नहीं। केटल ने सिर हिलाया, तो चलें आगे। बाकी तीनों ने भी घबराकर हामी भरी और उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक विशाल सीढ़ी के सामने पहुंचे। वे डंजन की दूसरी मंजिल तक पहुंच चुके थे। माहौल भारी था और लंबी चढ़ाई से सब थक चुके थे। कैसियन ने सावधानी से पूछा, क्या थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? उसके लिए राहत की बात थी कि केटल ने तुरंत अनुमति दे दी।
कैसियन तो खुशी के मारे लगभग रोने ही वाला था। सब वहीं बैठकर आराम करने लगे। केटल चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहा। फिर उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मुझे एक बात पूछनी है। इस दुनिया के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हेज थोड़ी झेंप गई लेकिन मुस्कुराकर बोली, सीखने की इच्छा होना अच्छी बात है। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। केटल ने सीधा सवाल किया, इतना खतरनाक डंजन किसी शहर के इतने करीब रहने दिया जाता है क्यों? हेज ने समझाया, अधिकतर राक्षस डंजन के अंदर ही रहते हैं। अगर कोई बाहर निकल भी आए तो उसे तुरंत मार दिया जाता है। कैसियन ने आगे कहा, डंजन इस दुनिया का स्वाभाविक हिस्सा है। वे कभी गुफाओं के रूप में तो कभी विशाल मीनारों के रूप में प्रकट होते हैं, और न जाने क्यों वो अक्सर आबादी वाले इलाकों के आसपास ही बनते हैं। हेज ने आगे कहना शुरू किया, जब भी कोई नया डंजन प्रकट होता है तो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक। हेज ने समझाया कि जब भी कोई नया डंजन प्रकट होता है तो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक उसे साफ करवाने के लिए उनके जैसे भाड़े के साहसी योद्धाओं को नियुक्त करता है। ये सुनकर केटल ने पूछा, तो क्या डंजन कभी किसी शहर के अंदर नहीं बनते? वे हमेशा कुछ दूरी पर ही प्रकट होते हैं। एलिसांद्रो ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि कर दी। ये सुनते ही केटल की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर कोई डंजन साफ कर दे तो क्या उसे इनाम भी मिलता है? हेज मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, इस आकार के डंजन का बॉस काफी कीमती खजाना छोड़ता है। केटल के चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसके मन में आया, ये तो बिल्कुल किसी गेम जैसा है। हेज ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो खुद से बातें कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं बोली। तभी केटल ने ऐसा सवाल पूछ दिया कि तीनों सन्न रह गए, इन डंजनों को बनाया किसने? हेज ने सहजता से उत्तर दिया, ये तो प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन केटल ने इतनी आसानी से ये बात नहीं मानी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर ये प्राकृतिक हैं तो ये हमेशा शहरों के पास ही क्यों प्रकट होते हैं? ऐसा लगता है जैसे इन्हें जानबूझकर लोगों को खतरे और खजाने के लालच से आकर्षित करने के लिए बनाया गया हो। किसी प्राकृतिक चीज में इतनी योजनाबद्ध व्यवस्था होना अजीब नहीं है। उसके शब्द सीधे हेज के दिल पर लगे। वो स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से स्वीकार किया, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। कैसियन भी भीतर तक हिल गया। वो हमेशा सोचता था कि बर्बेरियन केवल ताकतवर लेकिन मूर्ख होते हैं, लेकिन केटल के सवालों ने उसकी सारी धारणाएं तोड़ दी। अब वो खुद सोचने लगा कि क्या ये आदमी सचमुच किसी सामान्य बर्बेरियन जैसा है। उनकी सोच तभी टूटी जब केटल ने मुस्कुराकर पूछा, तो सबका आराम हो गया? तीनों तुरंत वास्तविकता में लौट आए और जल्दी जल्दी बोले, जी हम तैयार हैं। इसके बाद वे डंजन के और भीतर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलते ही केटल अचानक रुक गया। इस बार उसके चेहरे पर सच्चा आश्चर्य था। उसके सामने एक विशाल खजाने का संदूक रखा था। कैसियन ने बताया, ये डंजन का इनाम है, अगर कोई इसे खोल सके तो। फिर उसने संदूक को देखकर कहा, लेकिन इतने बड़े संदूक को खोलने के लिए किसी माहिर रोग की जरूरत होगी। केटल ने बिना देर किए कैसियन की ओर देखा और सीधा पूछा, तो क्या तुम इसे खोल सकते हो? ये सुनते ही कैसियन के होश उड़ गए। केटल का तर्क बिल्कुल सीधा था, ये खजाने का संदूक है और तुम रोग हो, इसे खोलना तो तुम्हारा काम है। लेकिन कैसियन के माथे पर पसीना छलक आया। उसके मन में चीखें गूंज रही थीं। अगर उसके पास इतना हुनर होता कि ऐसा संदूक खोल सकता, तो क्या वो इस घटिया दर्जे के डंजन में घूम रहा होता? वो तो कब का किसी ऊंचे दर्जे का साहसी बन चुका होता। कैसियन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो केटल के चेहरे पर दिखाई दे रही उम्मीद को देखकर सच्चाई बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। उसके दिमाग में सबसे बुरा दृश्य घूमने लगा। केटल की मुस्कान गायब हो जाती है, चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, और अगले ही पल उसका सिर कुचल देता है। डर के मारे कैसियन ने कांपती हुई हंसी के साथ कहा, मैं कोशिश करता हूं। वो संदूक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। केटल भी बेहद उत्सुकता से उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर देखने लगा। कैसियन को पूरा यकीन था कि अगर वो असफल हुआ तो आज यहीं मर जाएगा। उसने पूरी ताकत से याद करने की कोशिश की कि असली साहसी लोग ताले कैसे खोलते थे, जब वो केवल उनका सामान उठाया करता था। कांपते हाथों से उसने ताला खोलना शुरू किया। उसके पीछे खड़े विशाल केटल की मौजूदगी उसे मौत की तरह महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी इसी एक मौके पर टिकी हुई है। वो लगभग टूटने ही वाला था कि तभी टक, ताला खुल गया। केटल हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसियन इतना कांप क्यों रहा है। लेकिन अगले ही पल कैसियन फूट फूट कर रोने लगा। आंसुओं के बीच वो किसी तरह बोला, खुल गया। हे स्तब्ध रह गई। केवल माहिर चोर ही ऐसा कर सकते हैं, तुम तो कमाल हो। केटल भी प्रभावित दिखाई दिया।
उसने मुस्कुराकर कैसियन की प्रशंसा की। कैसियन खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने कभी अपनी पूरी क्षमता झोंकी ही नहीं थी। बेचारा अपनी ही जिंदगी के अर्थ पर सवाल उठाने लगा। इस बीच केटल सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने पूछा, ये खजाना कितना कीमती होगा? हेज ने उत्तर दिया, इतना कि कोई परिवार पूरे 1 महीने तक राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जी सकता है। ये सुनकर केटल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर इस खजाने की जिम्मेदारी कैसियन की होगी। कैसियन ने तुरंत हामी भरी और संदूक में हाथ डाला। उसने रत्नों से जड़ा हुआ एक शानदार स्वर्ण पात्र निकाला, जिसकी कीमत उसकी जिंदगी में छुई गई किसी भी चीज से कहीं अधिक थी। तभी अचानक केटल ने उसका नाम पुकारा। कैसियन डर के मारे ऐसी चीख निकली कि सब चौंक गए। केटल पूरी तरह उलझ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें मदद चाहिए? कहीं चोट तो नहीं लगी? कैसियन ने घबराकर बार बार सिर हिलाया, नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाकी दोनों भी समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या था। उस अजीब घटना के बाद वे फिर डंजन के भीतर बढ़ने लगे। तभी कैसियन अचानक चिल्लाया, रुको! सामने फिर कंकाल मौजूद थे। केटल ने गिनकर कहा, 3 है, 3 मैं ले लेता हूं, आखिरी वाला तुम लोग संभाल लेना। खजाने की थैली पकड़े खड़ा कैसियन अब समझ गया कि ये असली लड़ाई होने वाली है। एलेसांड्रो ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। जैसे ही केटल आगे बढ़ा, जमीन पर बिखरी हड्डियां हिलने लगी। खड़खड़ाहट की आवाज के साथ चारों कंकाल फिर से जुड़ गए। उनकी आंखों में नीली चमक जग उठी और उन्होंने भयानक निशब्द चीख निकाली। केटल ने संकेत दिया, लड़ाई शुरू। सबसे पहले कैसियन दौड़ा। हाथ में खंजर लिए वो एक कंकाल पर टूट पड़ा। वो कंकाल कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन उससे पहले कि कैसियन वार करता, केटल बीच में आ गया। उसने 3 कंकालों को एक साथ अपनी भालू की पकड़ में जकड़ लिया और बाकी लोगों से कहा, बीच में मत आना, ये 3 मेरे हैं। उधर चौथे कंकाल ने तलवार चलाई, लेकिन एलेसांड्रो पहले से तैयार था। उसने अपनी ढाल पर वार रोका। ठन की तेज आवाज गूंजी। अगले ही पल कैसियन उछलकर उसके ऊपर से निकला और अपने खंजरों से हमला करने लगा। उसी समय हेज की आंखें चमक उठी। उसने शैडो ऑफ कन्फ्यूजन मंत्र का प्रयोग किया। मौका मिलते ही एलेसांड्रो ने चमकती तलवार से जोरदार प्रहार किया। कंकाल बिखर गया, लेकिन उसका मूल कोर नष्ट नहीं हुआ था, इसीलिए वो दोबारा खुद को जोड़कर फिर हमला करने लगा। ये शानदार तालमेल देखकर केटल मुस्कुरा उठा। उसने कहा, किसी दल को उसकी असली क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इतने करीब से देखना सचमुच दुर्लभ और प्रभावशाली होता है। ये कहते ही उसने अपनी बाहों में जकड़े तीनों कंकालों को नंगे हाथों से चूर चूर कर दिया। हड्डियां धूल बनकर बिखर गईं। फिर वो बोला, अब रास्ते के अवरोध हट गए हैं, अब आराम से तमाशा देखा जा सकता है। दूसरी ओर तीनों साथी अगली भिड़ंत के लिए तैयार हो गए। उसी समय तीनों को एक साथ एक बात समझ आई, ये केटल उनकी परीक्षा ले रहा है। आखिरी बचा कंकाल भी उनकी अचानक बढ़ी हुई हिम्मत देखकर उलझ गया। हेज ने मन ही मन खुद को मजबूत किया। कमजोरी दिखाई तो मौत तय है। एलेसांड्रो भयंकर जोश के साथ आगे बढ़ा और उसी समय पूरा दल एक साथ अंतिम कंकाल पर टूट पड़ा। आखिरकार उसकी खोपड़ी जमीन पर गिरी और लड़ाई समाप्त हो गई। तीनों वहीं बैठ गए और तेज तेज सांसें लेने लगे। केटल अपने थके हुए साथियों को देखने लगा। उसे श्वेत बर्फीले वीराने में मिले साहसी योद्धा याद आ गए। उसने मन ही मन सोचा, वे सचमुच काफी ताकतवर रहे होंगे, क्योंकि ये दल तो केवल एक कंकाल से लड़ने में ही इतना संघर्ष कर रहा है। थोड़ी देर बाद वे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गए। रास्ते में और भी राक्षस मिले, लेकिन केटल के नेतृत्व में वे कोई चुनौती ही नहीं बन पाए। आखिरकार वे डंजन की अंतिम मंजिल पर पहुंच गए। लंबे गलियारे के अंत में काले कवच में लिपटा एक योद्धा पत्थर के सिंहासन पर बैठा था। वो एक स्केलेटन नाइट था। उसे देखते ही हेज का पूरा शरीर डर से कांपने लगा, जबकि केटल ने पूरी शांति से पूछा, क्या ये स्केलेटन उन बाकी कंकालों से अलग था जिनसे वे अब तक लड़ चुके थे? केटल के सवाल पर हेज का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, ये बेहद शक्तिशाली है। तलवार और ढाल दोनों में निपुण है और इसकी ताकत एक असली नाइट के बराबर है। सच कहूं तो हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं। हेज की आवाज़ डर से कांप रही थी। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वे इस दैत्य को हरा पाएंगे। तब केटल ने शांत स्वर में पूछा, अगर हम हार गए और पीछे हट गए तो? हेज ने उत्तर दिया, इसके लिए क्षेत्र के शासक की अनुमति चाहिए होगी, लेकिन अगर पीछे हटना उचित माना गया तो कोई समस्या नहीं होगी। केटल हल्का सा मुस्कुराया, समझदारी भरा नियम है। इसी बीच सिंहासन पर बैठा स्केलेटन माइट अब भी चुपचाप उन्हें घूर रहा था। उसकी मौजूदगी ही दम घूटने जैसी थी। डंजन की सबसे गहरी मंजिल पर अंतिम बॉस उनका इंतजार कर रहा था, बैंगनी आभा से घिरा एक भयानक स्केलेटन नाइट। वो धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठा और केटल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन केटल केवल मुस्कुरा दिया। दिलचस्प, एक स्केलेटन होकर भी अपना शरीर इतने अच्छे से संभाल रखा है।
स्केलेटन नाइट ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने विशाल तलवार उठाई और अगले ही क्षण हवा में छलांग लगाकर एक विनाशक ऊर्जा तरंग छोड़ दी। हेज ने तुरंत सुनहरा रक्षा कवच खड़ा किया, लेकिन वो प्रहार सह नहीं पाया। ढाल चटक कर टूट गई। एलेसैंड्रो तुरंत अपनी ढाल लेकर साथियों के सामने आ खड़ा हुआ। फिर भी पूरा दल उस भयानक आघात से दूर जा गिरा। उनकी ताकत इस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं थी। एक पल के लिए केटिल भी थोड़ा चौंक गया। एलेसैंड्रो अविश्वास से उस हमले को देख रहा था। केवल एक वार में इतनी शक्ति, ये उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। उन्हें तुच्छ समझते हुए स्केलेटन नाइट अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार केटिल भी हरकत में आया। उसने बिना किसी तैयारी के केवल एक मुक्का आगे बढ़ाया। अगले ही पल पूरा डंजन भयंकर झटके से कांप उठा। मुक्के से निकली प्रचंड तरंग ने स्केलेटन नाइट को हवा में उड़ा दिया और वो एक ही वार में पूरी तरह नष्ट हो गया। बाकी तीनों बस खाली आंखों से ये दृश्य देखते रह गए। उनके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। केटिल ने आराम से अपने हाथ झाड़े और बिल्कुल सामान्य अंदाज में पूछा, बस इतना ही था? जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। लड़ाई खत्म होते ही सबकी नज़र असली इनाम पर पड़ी, एक विशाल खजाने का संदूक। केटिल ने तुरंत केसियन की ओर मुड़कर कहा, इसे खोलो। केसियन का चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। वो घबरा कर बोला, ये ताला मेरी क्षमता से बहुत ऊपर है, हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। केटिल ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर संदूक पर एक मुक्का मारा। धड़ाम! पूरा संदूक फटकर खुल गया। केसियन और बाकी दोनों फिर एक बार स्तब्ध रह गए। केटिल हंसते हुए बोला, देखो, ये तरीका ज़्यादा आसान है। फिर उसने केसियन से कहा, अब सामान निकाल लो। केसियन को समझ ही नहीं आया कि जब वो खुद एक मुक्के में संदूक खोल सकता था तो उससे पहले पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। डंजन पूरी तरह साफ हो चुका था। जैसे ही वे बाहर निकले, उनके पीछे डंजन का प्रवेश द्वार ढह गया। केसियन ने समझाया, जब कोई डंजन पूरी तरह साफ हो जाता है तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसका मतलब इसमें कोई गुप्त कमरा नहीं था। केटिल मुस्कुराया, अगर होता तो मज़ा आ जाता। शहर के द्वार पर लौटते ही पहरेदार उन्हें इतनी जल्दी वापस देखकर दंग रह गए। सबसे बुरा सोचते हुए उसने पूछा, कैसा रहा? केटिल ने मुस्कुराकर अंगूठा ऊपर किया, बहुत संतोषजनक था। इसके बाद सामान्य जांच शुरू हुई। पहरेदार ने दल के हर सदस्य से अलग अलग पूछताछ की। उसने हेज से पूछा, क्या इस बर्बेरियन को शहर में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए? कुछ पल सोचने के बाद उसने दृढ़ता से कहा, हाँ, यही पहरेदार का असली काम था, खतरनाक लोगों की पहचान करना। लेकिन केसियन और एलेसैंड्रो ने भी केटिल के पक्ष में गवाही दी। उन्होंने कहा, इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद इसने हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब पहरेदार समझ चुका था कि केटिल कोई सामान्य बर्बेरियन नहीं है। जब केटिल से उसके साथियों के बारे में पूछा गया तो उसने केवल उनकी तारीफ की। ये तीनों भरोसेमंद साथी हैं। ये सुनकर पहरेदार हैरान रह गया। अजनबियों को एक दल में डालने का प्रयोग अलभग कभी सफल नहीं होता था, लेकिन इस बार परिणाम अलग था। अंततः उसने केटिल को शहर में प्रवेश की अनुमति दे दी, हालांकि चेतावनी भी थी, कोई परेशानी मत खड़ी करना। फिर उसने उन्हें डंजन का इनाम सौंपा, सोने से भरी एक भारी थैली। सामान्यतः पहरेदार ये खजाना अपने पास रख लेते थे, लेकिन इस बार उसने पूरा इनाम उन्हें दे दिया। केटिल ने खुशी से थैली ली और कहा, इसे हम चारों बराबर बांटेंगे। बाकी तीनों ने तुरंत मना कर दिया। उन्हें पता था कि असली काम तो अकेले केटिल ने किया था, लेकिन केटिल ने साफ कहा, हम एक दल थे, इसलिए इनाम भी बराबर बांटे जाएंगे। मामला तय होते ही वो मुस्कुराया, चलो अब इस जीत का जश्न मनाते हैं, कुछ पीते हैं। बाकी तीनों ने जबरन मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही केटिल उनकी सुनने की दूरी से बाहर गया, तीनों लगभग रोने लगे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह उन्हें इस चलते फिरते दुष्स्वप्न से छुटकारा मिल जाए। उन्हें जाते हुए देखकर पहरेदार गहरी सोच में पड़ गया। एक बर्बेरियन जिसने स्केलेटन नाइट को एक ही वार में मार गिराया। उसकी ताकत कम से कम एक नाइट के स्तर की है, शायद उससे भी ऊपर। नहीं, ये कोई साधारण बर्बेरियन नहीं, ये तो एक दंत कथाओं वाला बर्बेरियन है। ये सोचते ही उसने समझ लिया कि ये मामला उसके अधिकार से बहुत ऊपर है। इसकी सूचना तुरंत अपने स्वामी को देनी होगी। उसी रात एक भव्य हवेली में मोमबत्ती की रोशनी में एक प्रभावशाली व्यक्ति दस्तावेज लिख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिंहासन से आवाज आई, अंदर आओ। शहर का पहरेदार भीतर आया, सिंहासन के सामने झुका और बोला, महाराज, ये व्यक्ति था ल्यूक बार्किन, इस पूरे क्षेत्र का शासक। उसने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? पहरेदार ने बिला भूमिका बांधे कहा, एक बर्बेलियन हमारे क्षेत्र में आया है। ल्यूक बार्किन ने तुरंत पूछा, क्या तुमने उसे रहने की अनुमति दे दी? पसीने से भीगा कप्तान बोला, मुझे लगा उससे कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। बार्किन की भौहें सिकुड़ गईं। असल बात बताओ। आखिरकार कप्तान ने स्वीकार किया, वो आदमी बेहद शक्तिशाली है, इतना कि पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। अब बार्किन की दिलचस्पी बढ़ गई। वो आगे झुककर बोला, कितना शक्तिशाली? जवाब सुनते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसने स्केलेटन नाइट को एक ही वार में मार गिराया। बार्किन सचमुच चौंक गया।
स्केलेटन नाइट कोई मामूली राक्षस नहीं था। सामान्यतः उसे हराने के लिए अनुभवी योद्धाओं की पूरी टीम चाहिए होती थी, लेकिन उस बर्बेरियन ने उसे पल भर में खत्म कर दिया। फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कप्तान से दोबारा पूछा, क्या वो असभ्य आदमी सचमुच इतने ऊंचे दर्जे का योद्धा था? कप्तान ने पसीना पूछते हुए उत्तर दिया, शायद, और शायद उससे भी ऊपर। ये किसी भी शासक का सबसे बुरा सपना था। एक अज्ञात महाशक्तिशाली व्यक्ति उसके राज्य में घूम रहा है। कुछ पल सोचने के बाद बार्किन ने निर्णय लिया, उसे मेरे सामने लाओ। कप्तान घबरा गया, क्या आप निश्चित हैं? लेकिन बार्किन शांत था। इतने खतरनाक व्यक्ति को बिना निगरानी के घूमने देना और भी बड़ा खतरा है। मैं खुद उसका आकलन करूंगा। कप्तान ने फिर भी चिताया कि ये जोखिम भरा है। बार्किन केवल मुस्कुराया और अपने सिंहासन के पीछे खड़े साए की ओर इशारा किया। चिंता मत करो, मेरे पास सुरक्षा है। उसने अपने शैडो नाइट से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? शैडो नाइट ने गर्व से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी नज़र में हांसू केवल एक अशिक्षित बर्बेरियन था जो किस्मत से इतना आगे निकल आया था। महान तलवारबाजों से प्रशिक्षण पाने के बाद वो उसे किसी कीड़े मकोड़े से ज़्यादा महत्व नहीं देता था। यही उत्तर बार्किन के लिए काफ़ी था। उसने आदेश दिया, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। उधर जिसे वे असभ्य जंगली कह रहे थे, वो खुद हांसू था, और इस समय वो एक जितना चाहो उतना खाओ दावत पर पूरी तन्मयता से टूट पड़ा था। उसके नए साथी भय और अविश्वास से उसे चुपचाप देखते रह गए। दूसरी ओर हांसू ने अपना बड़ा मग मेज पर पटका और खुशी से बोला, वाह, यहाँ का खाना तो सचमुच कमाल का है। उसके चेहरे पर बच्चे जैसी संतुष्टि साफ झलक रही थी।